हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मनसबदार और जागीरदार के बारे में बात करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है, हम लोग आज के टाइम में प्रिपरेशन करते हैं, आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं, हम करते हैं आईपीएस का प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन प्राचीन टाइम में अर्थात मुगलों के समय की यदि हम बात करें, तो क्या मुगलों के द्वारा भी या फिर मुगलों के शासन काल में भी क्या इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे कई सारे जो आज के टाइम में यूपीएससी जैसे एग्जाम होते हैं, क्या उस समय इस प्रकार के एग्जाम कंडक्ट कराए जाते थे या नहीं जाते थे। तो यदि हम मुगलों के संदर्भ में कहा जाए, तो मुगलों में मनसबदार जो था वह एक आईएएस के पद के लिए ही नियुक्त करने की एक नई पद्धति हुआ करती थी। मनसबदार का जो चयन हुआ करता था, इनका जो चुनाव हुआ करता था, वह चुनाव उनके जात की संख्या के आधार पर होता था। जात के संख्या के आधार पर हुआ करता था। अब आइए चालू करते हैं मनसबदार और जागीरदार के बारे में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर। तो क्लास अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को आगे देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो क्लास देखते हैं, तो कहता है कि जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, विभिन्न क्षेत्र का मतलब होता है कि इन्होंने भारत के अलग अलग भागों को शामिल किया। जैसे कि इन्होंने सबसे पहले देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट के पार्ट को शामिल किया, फिर इन्होंने हमारे कंट्री के ईस्ट वाले पार्ट को शामिल किया, फिर इन्होंने साउथ वाले पार्ट को शामिल किया। इसके साथ साथ देखा जाए तो इन्होंने भारत के लगभग सभी क्षेत्रों पर अपना शासन स्थापित कर लिया और उनके ऊपर अपने साम्राज्य की स्थापना कर डाली। वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना चालू कर दी। तो सामाजिक समूहों को, अब देखो बात यहाँ पर ये आती है ये कि जब मुगल आए तो मुगलों को भारत में तो चलाना है अपना शासन। तो भारत में शासन को चलाने के लिए ये बहुत जरूरी था कि भारत के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के समूह के लोगों को शामिल किया जाए, ताकि हम उनके माध्यम से उनकी समस्याओं को सुन करके हल कर सके और उन्हीं के ऊपर शासन कर सके। इसलिए विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों के माध्यम से प्रशासन को चलाने का काम चालू किया गया। उसी के अंदर से हमने अधिकारियों को नियुक्त करने का काम चालू किया। शुरू शुरू में ज्यादातर सरदार तर्की या तुर्की, जिसे हम तुरानी भी कहते थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों को, भारतीयों को, मुसलमानों को, अफगानों को, राजपूतों को, मराठों को और अन्य समूहों को शामिल किया गया। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि मुगलों के अंदर, मुगलों के शासन व्यवस्था में, शासन व्यवस्था में किन किन लोगों को शामिल किया गया, तो वो सभी लोग जो हमारे पास इस समय देखने को मिल जाते हैं। तो पहला था आपके पास तुर्की था, दूसरा देखा जाए तो ईरानी थे, तीसरा देखा जाए तो भारतीय थे, फिर आपके मुसलमान आ जाते हैं, फिर आपके अफगान आ जाते हैं, और फिर आपका आता है राजपूत, फिर आपका आता है मराठा। तो ऐसे लोगों को शामिल किया गया था। अब इसमें से जितने भी लोग थे, उसमें किन को शामिल करेंगे, तो वह लोग जो मुगलों की सेवा में हो, जो मुगलों की सेवा में रहता हो। तो सेवा, आपको सेवा करनी है। सेवा मतलब होता है सामने वाले की देखरेख, रखवाली या फिर नियमों और कानूनों को लागू करने का काम करना। ऐसे काम को करने वाले लोगों को ही सेवक कहा गया था। तो ऐसे लोगों को यहाँ पर नौकरशाह कहा गया, जिन्हें मनसबदार भी कहा जाता है। मतलब यह हुआ कि सिविल सर्वेंट की यदि हम बात करते हैं, तो भारत में सिविल सर्वेंट की जो नींव रख दी गई थी, वह 16वीं शताब्दी में ही यहाँ पर देखने को मिल जाती है। कहता है कि मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता था जिन्हें
कोई मनसब यानी कि कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता था। पहले ये हुआ कि मनसबदार वह व्यक्ति होगा जो गवर्नमेंट पोस्ट पर बैठने का काम करता है, उसे मनसबदार कहते हैं। यह मुगलों के द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी। श्रेणी का मतलब होता है इसी टाइप के विभिन्न प्रकार के लोगों के द्वारा शासन को प्रमोट करने के लिए चलाया गया हो, जिसके जरिए पद, वेतन और सैनिक उत्तराधिकार या सैनिक उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए थे। अब जो भी यहाँ पर मनसबदार होगा, मनसबदार को तीन काम करने पड़ेंगे। पहला काम होगा, हम उसे गवर्नमेंट का पोस्ट देंगे, हम उसे इस काम के बदले में कुछ वेतन देंगे और इसके साथ साथ हम उसे कुछ सैनिक उत्तराधिकारी देंगे। सैनिक उत्तराधिकारी का मतलब होता है एक सेना को रखने का काम, चलाने का काम, देखभाल करने का काम, ऐसे कई सारे काम इन्हीं के माध्यम से किए गए थे। क्लास इसमें कहता है कि पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या के आधार पर किया गया। अब वेतन की बात आती है। वेतन, पहले इनके पास जो वेतन हुआ करते थे वह लगभग देखा जाए तो बहुत ही कम हुआ करते थे। जैसे कि मान लिया जाए कि इनके पास वेतन यदि 5,000 रुपये है, लेकिन इनकी जात, यदि इनकी जात बहुत बड़ी है, यदि इनकी जात 5,000 के आसपास वाली है तो इनकी तनख्वाह और बढ़ जाएगी। यदि 10,000 की संख्या वाली है, मतलब 5,000 और जुड़ जाएंगे तो इनकी संख्या और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर यह देखा गया कि जितनी ज़्यादा बड़ी जात होगी उतना ही अधिक दरबार में आपको प्रतिष्ठा मिलेगी और उतना ही ज़्यादा आपका वेतन भी बढ़ता जाएगा। तो अब बात आती है कि जात की श्रेणी का मतलब क्या होता है। तो कहता है कि 5,000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1,000 जात वाले अभिजातों के दर्जे से ऊंचा था। मतलब कि उनकी तुलना में उनकी जो अधिकार था, उनका जो वर्चस्व था वो ज्यादा था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5,000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। क्या इसका अर्थ ये हुआ कि राज्य का खर्च बढ़ रहा था, तभी तो यहाँ पर मनसबदारों को हटा दिया गया होगा। तो उनकी अपनी अलग अलग नीतियां होती हैं, अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, अलग अलग सोचने के तरीके होते हैं, तो इस पे हम डिबेट नहीं करेंगे क्लास। कहता है कि जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपा जाता था या सौंपा गया, उन्हें के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। अब जब घुड़सवार रखेंगे, मतलब कि घोड़ों को सेना के तौर पर जो रखा जाएगा, उनके लिए संख्या का निर्धारण, उनकी संख्या का जो निर्धारण हुआ करता था वह मुगलों के द्वारा ही किया गया था। मुगलों के द्वारा मनसबदार अपने सवारों का निरीक्षण के लिए लाते थे, लेकिन मनसबदार अपने घोड़ों को निरीक्षण करने के लिए, देखभाल करने के लिए लाया करते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे। तो घोड़े के ऊपर दगवाना, दगवाने का मतलब होता है कि हमारे पास जो घोड़ा है इसके ऊपर कहीं पर साइन मार देना। तो ये दगवाने की पद्धति जो थी इसे कहते हैं दाग पद्धति कहते हैं। इसे हम कहते हैं दाग पद्धति कहते हैं, जो मुगलों के द्वारा अपनाया गया था, इसलिए ताकि उनके घोड़ों को दूर से ही पहचाना जा सके और दूसरों के घोड़े से मिल ना जाए, इसके लिए दाग पद्धति का इस्तेमाल किया गया था। सैनिकों का पंजीकरण करवाया गया कि कहीं ऐसा ना हो कि सैनिक आज हमारे यहाँ पर है, किसी और के यहाँ चला गया तो हमारे पास जो रिकॉर्ड होते हैं वो तो खत्म हो जाएंगे। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर सैनिकों का पंजीकरण करवाया गया। कहता है कि इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलते थे। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। मतलब ये हुआ कि इतना बड़ा लैंड आपके पास है तो इस बड़े लैंड से जितना भी आपके पास उत्पादन आएगा, वही उत्पादन मनसबदार का क्या था, इनकम हुआ करता था। ऐसी प्रकार के बड़े भूमि को हमने नाम दिया था जागीर, नाम दिया था। क्या नाम दिया? जागीर। तो जागीर है क्या? जब जागीर जो है वह लैंड का बहुत बड़ा टुकड़ा होता है जिसे जागीर कहते हैं, और जो तकरीबन एकता के समान थी, एकता व्यवस्था के समान थी। परंतु इसमें खास बात ये कहता है कि मनसबदार मुखियों से अलग थे। ये अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर शासन करते थे। उनके पास अपनी जागीर से केवल राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार था। मतलब कि इस राज्य के अंदर रह रहे हो तो यहाँ पर आपको केवल और केवल टैक्स को इकट्ठा करना है, ना कि आपको यहाँ पर परमानेंट बस जाना, ऐसा नहीं।
कहता है कि ये राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी एक अन्य भाग में सेवारत करते रहते थे। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो मुगल आए, मुगलों ने शासन किया, लेकिन मुगलों ने शासन करके यहाँ पर उनको छीन लिया, लूट लिया, और वो अपने अकॉर्डिंग एक खास क्षेत्र के अंदर बैठ करके नियंत्रण का काम करना चालू कर दिया करते थे। इसमें कहता है कि सब ने सवारों के साथ एक मनसबदार अभियान पर। तो क्लास कहता है इसमें आगे कि अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया गया, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन और तकरीबन बराबर रहे। मतलब कि इतना उनको वेतन मिले कि वह दूसरों मंत्रियों के समान अपने आप को डेवलप कर सके, बढ़ा पाए। कहता है कि औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व, मनसबदार के वेतन और बहुत से इसमें काम इनके द्वारा शामिल किए गए। कहता है कि मनसबदारों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ा। मतलब ये हुआ कि अब कहीं ना कहीं इस समय के जो लोग हुआ करते थे वह भी मनसबदार के खिलाफ हो जाया करते थे। कहता है कि इस सभी कारणों से जागीर की संख्या में कमी नहीं आई, कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर में रहने पर ये कोशिश करते हैं कि वह जितना राजस्व वसूल कर सके। वो काल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब ने इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। इसी कारण से किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और यही राजा की सबसे बड़ी फेलियर देखने को मिल जाती है। कहता है शाहजहां के राजकाल के एक लघु चित्र के ब्यौरे में जहांगीर के समय भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। जैसे कि इस समय यदि हम बात करते हैं भ्रष्टाचार के बारे में, तो ये रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। दूसरा है एक लड़की एक कर अधिकारी है, जिसकी गरीबी किसानों को सता देती है। ये भी एक समस्या है जो भारतीय राजनीति में बड़े स्केल पर देखने को क्लास मिल जाती है। तो आज हमने देखा एकता प्रणाली क्या होता है, आज हमने देखा मनसबदार क्या होता है, आज हमने देखा यहाँ पर पुलिस वाला क्या होता है, और फॉरेस्ट गार्ड क्या होता है। ऐसे कैसे टॉपिक के बारे में आज हमने बात किया। क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताइए, और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद क्लास।